सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्ज़ाम, ऑल वनडे एग्ज़ाम आदि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थॉट्स देखते हैं। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। इसके बाद मेरा नाम, पता, एड्रेस है। यह फाइल नंबर 10 है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद दूसरे पेज में भी थॉट्स हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे हर फाइल में शुरू के 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज लगभग थॉट्स रहते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बाद से सिलेबस की शुरुआत होती है। तो आइए यहाँ एक थॉट्स और देखते हैं। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो, वही जिंदगी जियो जिसकी कल्पना आपने की है। जब तक आप रुकते नहीं हैं तब तक ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद आगे भी थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और इस थॉट्स का आनंद उठा सकते हैं। तो आइए इस पेज के भी 1-2 थॉट्स देखते हैं। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। सफल होने के लिए तुरंत फैसला कर डालने की शक्ति का होना आवश्यक है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। इसके बाद भी थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस थॉट्स को पढ़कर इसका आनंद ले सकते हैं और विद्यार्थी जीवन में काफ़ी बदलाव या सुधार ला सकते हैं। तो फिर यहाँ से 5वें पेज से आधुनिक भारत का इतिहास यानी सिलेबस की शुरुआत होती है। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते व सुनते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत व यूरोप में संबंध। भारत व यूरोप के संबंध बहुत पुराने थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मौर्य काल से मिलता है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई। मौर्यकालीन भारत के सीरिया, बैक्ट्रिया व सिकंदरिया आदि से संबंधित थे। पुतेओली रोमन बंदरगाह। सन 1500 में मलक्का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह अदन से मलक्का तक जाता था। यह हिंद महासागर का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह 15वीं सदी में नागपट्टनम, पुलिकट। 1453 में कुस्तुतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत, तुर्की या टर्की का कब्जा कर लेना पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण बना। तत्कालीन विश्व में कुस्तुतुनिया एक व्यापारिक केंद्र था जिस पर टर्की की अधीनता होते ही लोग व्यापार के लिए बाहर के देशों की यात्राओं पर निकल पड़े
और भौगोलिक खोजें शुरू हो गईं। यूरोप में मांस को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। भारत व इंडोनेशिया मसाले के उत्पादन में धनी थे, अतः यूरोपियों ने इन देशों की ओर यात्राएं शुरू की। भारत व इंडोनेशिया के द्वीप जैसे जावा, सुमात्रा, कालीमट्टन आदि को मसाला द्वीप कहा जाता था। चूंकि ये देश पूर्व में स्थित थे, अतः इन्हें ईस्ट इंडिया कहा जाता था। डॉन हेनरिक ने सबसे पहले मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर व्यापार करना शुरू किया। डॉन हेनरिक को हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। महत्वपूर्ण यात्राएं। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जिसे अमेरिका न कहकर नई दुनिया कहा गया। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। 1520 में अमीरगों की यात्रा। अमेरिगों के नाम पर नई दुनिया को अमेरिका कहा गया। वार्थोल्युमिडियाज ने उत्तमास अंतरी की खोज की। कोप ऑफ गुड होप 1487। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए 1498 में। पुर्तगाली सबसे बाद में भारत से गए 1961 में। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498। गुजराती पथ प्रदर्शक नाविक अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डी गामा भारत के कालीकट केरल पहुंचा। तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उद्देश्य मसाला व्यापार पर नियंत्रण करना, ईसाई धर्म का प्रचार। द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 या 1502 पेड्रा अल्वारेज कैब्राल नेतृत्व प्रदान किया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। शांत जल की नीति पुर्तगालियों से संबंधित ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति मुख्यतः अल्मीडा से संबंधित थी, क्योंकि वह शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करना चाहता था। भारत में पुर्तगालियों की देन। तंबाकू का प्रचलन, प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण मशीन। चौल की लड़ाई 1508। 1508 में पुर्तगालियों व महमूद बेगड़ा के बीच हुई। गुजरात का शासक। परिणाम पुर्तगाली पराजित हो गए और भारत से पतन शुरू हो गया। डच। पुर्तगालियों के बाद डच दूसरे यूरोपीय थे जो भारत आए। डच हॉलैंड, नीदरलैंड के निवासी थे। डचों का भारत आगमन 1596। पहला डच गवर्नर कार्नेलियस हाउतमैन। भारत में सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने खोली, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया 1602।
65,000 गिल्डर लगाया गया था। 65 लाख गिल्डर लगाया गया था। भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली। पुलिकट में डचों ने एक किला स्थापित किया जिसे फोर्ट गोल्ड्रिया कहा गया। भारत में डचों द्वारा चलाया गया स्वर्ण सिक्का पैगोडा कहा जाता था। भारत में डचों द्वारा स्थापित कोठियां सूरत, गुजरात, चिनसूरा, पश्चिम बंगाल, कासिम बाजार, पश्चिम बंगाल, पटना, बिहार। डचों ने चिनसूरा को लूटपाट का अड्डा बनाया था। नील, सोरा, सूती वस्त्र डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी। सूती वस्त्र को भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को है। डचों ने पश्चिम बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में खोली। फैक्ट्रियों का क्रम पीपली, बालासोर, चिनसूरा हुगली के निकट, कासिम बाजार, पटना। बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों व डचों के बीच हुआ जिसमें डचों का पराजय हुआ। बेदरा के युद्ध के बाद डचों का भारत से पतन शुरू हो गया। नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में था। अंग्रेज ब्रिटिश 1599 में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया और यह भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने एक कंपनी बनाई, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज तथा बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ टेलर वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में अकबर का शासन था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया और 1611 में भारत से गया। कैप्टन हॉकिंस के अनुरोध पर ही जहांगीर ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। 1611 में अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के समय भारत आया। 1615 में आकर 3 वर्षों तक रहने के बाद 1618 में वापस गया। जहांगीर ने टॉमस रो को खान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय भारत आने वाले यात्री कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिच ने ही अनारकली की दंत कथा का जिक्र किया है। अच्छी किस्म की नील का प्रमुख उत्पादन केंद्र बयाना। उत्तर भारत या भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। 1632 में बीजापुर गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों के लिए एक स्वर्णिम फरमान जारी किया गया जिसमें 3000 पैगोडा वार्षिक कर के बदले
अंग्रेजों को बीजापुर में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों ने मद्रास में पहला किला स्थापित किया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। फ्रांसिस डे ने चंदनगर के राजा दरमेला वेंकटेप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ बोगांजा का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ कर बम्बई को दहेज में दिया। अंग्रेजों को बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त हुई या मिली थी। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। बम्बई की महानता का संस्थापक गेराल्ड अंगियर शाह सूजा ने स्वर्णिम फरमान जारी कर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में खोली। फैक्ट्री का क्रम बंगाल में हुगली, कासिम बाजार, पटना। शाइस्ता खां ने स्वर्णिम फरमान जारी कर अंग्रेजों से अतिरिक्त कर न लेने की घोषणा कर दी। जाप चारनाक ने सूतानाती, गोविंदपुर व कलकत्ता को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव रखी। कलकत्ता शहर का संस्थापक जाप चारनाक। बंगाल में पहला अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेज गवर्नर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग्स 1772। 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास, मुंबई। 1833 के चार्टर के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व भारत का पहला वायसराय। डेन द डेनिश। डेन डेनमार्क से भारत आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1661। भारत में डेनों ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रांकेबार तमिलनाडु में खोली 1670 में। 1676 में बंगाल में डेनों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली श्रीरामपुर या श्रीरामपुर। फ्रांसीसी द फ्रेंच। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयासों से एशिया माइनर के रास्ते फ्रांसीसी भारत आए। कोलबर्ट के द्वारा भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई। फ्रांसीसीकारों ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में खोली 1668 में। फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में खोली गई थी तथा मरकारों ने गोलकुंडा के नवाब से अनुमति लेकर खोली थी। फ्रैंक मार्टिन ने वलिगोंडपुरम के नवाब शेर खां लोदी से पुडचेरी गांव प्राप्त कर लिया। यही बाद में पांडिचेरी कहा गया। 1673 शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1674 में फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री चंद्रनगर में खोली। बंगाल में यूरोपियों की पहली फैक्ट्री। अंग्रेज हुगली, डच चिनसूरा, पुर्तगाली
पीपले, फ्रांसीसी चंद्रनगर। डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर उसे अपनी कोठी बना ली। 1693 पांडिचेरी पर शासन करने वाली शक्तियां डच फ्रांसीसी। रिजविक की संधि 1697 डचों व फ्रांसीसियों के बीच। रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को मिल गया। 1731 में चंदनगर की कोठी के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति हुई। डुप्ले ही वह पहला शासक था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना शुरू किया। डुप्ले ने यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर रखवाने का कार्य शुरू किया। अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, सेंट टोमे युद्ध 1746 से 1748 तक, यह भारत में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया पहला युद्ध था। परिणाम फ्रांसीसी पराजित हुए। कारण अंग्रेज गवर्नर बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करना तत्कालीन कारण बन गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 हैदराबाद व कर्नाटक की राजगद्दी को लेकर युद्ध हुआ। उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। उसका भाई चंदा साहब उसका प्रतिद्वंदी था। चंदा साहब ने मुजफ्फर जंग के साथ मिलकर डुप्ले से सहायता मांगी। तीनों के बीच एक समझौता हुआ। चंदा साहब, मुजफ्फर जंग व डुप्ले के मध्य अनवरुद्दीन के खिलाफ एक मोर्चा तैयार किया गया। अंबर का युद्ध 3 अगस्त 1749। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब व डुप्ले बनाम अनवरुद्दीन। परिणाम अनवरुद्दीन को मार डाला गया और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। डुप्ले को पांडिचेरी सहित 80 गांव उपहार में मिले। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763 एडमिरल वाटसन व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चंद्रनगर फ्रांसीसी कोठी पर कब्जा कर लेना प्रमुख कारण था। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज व फ्रांसीसी। अंग्रेजों का सेनापति सर आयरकूट था। फ्रांसीसियों का सेनापति काउंट दलाली था। परिणाम फ्रांसीसियों की पराजय। युद्ध का सही क्रम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, अंबर का युद्ध 3 अगस्त 1749, वांडीवास का युद्ध 1760। ईस्ट इंडिया कंपनी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। पहला, बंगाल। मुर्शिद कुली ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दूसरा, हैदराबाद। चिनकिलिच खां ने निजामुल मुल्क के नाम से हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तीसरा, अवध। सादत खां ने अवध में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नायब निजाम व उड़ीसा का सूबेदार था। 1732 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खी की उपमा दी। यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेगी। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद
उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ब्लैक होल की घटना 21 जून 1756। ब्लैक होल की घटना से नवाब सिराजुद्दौला संबंधित हैं। सिराजुद्दौला ने एक तंग कोठरी में 146 अंग्रेजों को रात भर बंद रखा। सुबह सिर्फ 23 जिंदा मिले। इस घटना को ब्लैक होल कहा जाता है। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रखा। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को पुनः जीत लिया। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच हुई। इस संधि से रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी बंगाल में मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर स्थित है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर, मीर मदान व मोहनलाल ये तीनों सिराजुद्दौला के सेना नायक थे। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से पहले ही मिल गया था। मीर मदान प्लासी के युद्ध में मारा गया। 28 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कर्नल क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने बदले में वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर आदि जिले उपहार में दे दिए। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का नवाब मीर कासिम प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला प्लस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज हेक्टर मुनरो सेनापति। परिणाम संयुक्त सेनाएं पराजित हो गईं तथा अंग्रेज हेक्टर मुनरो की विजय हुई। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसने यह तय कर दिया कि भारत में शासन कौन करेगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जागीर प्रदान कर दी। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 रॉबर्ट क्लाइव व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। दीवानी राजस्व वसूलने की शक्ति। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 12 अगस्त 1765 से मानी जाती है, जो 1772 तक चली। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। 2 उप दीवान बनाए गए। राजा सिताब राय बिहार का उप दीवान बनाया गया। मुहम्मद रजा खान बंगाल का उप दीवान बनाया गया। उप दीवान का मतलब राजस्व वसूलने के लिए।
नई व्यवस्थाएं। स्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792, महालवाड़ी व्यवस्था 1820। स्थायी बंदोबस्त 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त को विशवेदारी, जमींदारी व मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी व कर्नाटक में लागू किया गया। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। इसमें 10/11 यानी 8/9 भाग सरकार को देना होता था, जबकि 1/11 यानी 1/9 अपने पास रखने होता था। इस व्यवस्था से जमींदार अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। रैयत व्यवस्था 1792 टॉमस मुनरो व कर्नल नीड या रीड के द्वारा मद्रास के 12 महल से सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। बाद में यह महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग यानी कर्नाटक में भी लागू की गई। यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर फैली थी। इसमें पंजीकृत जमींदार को ही भूमिदार माना गया। भू राजस्व 55% निर्धारित कर दिया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों तक चली। महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब ग्राम यानी गांव होता है। भू राजस्व का निर्धारण संपूर्ण ग्राम यानी महाल के आधार पर किया जाने लगा। महालवाड़ी व्यवस्था 1820 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 टॉमस मुनरो व कर्नल नीड के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था 1820 होल्ट मैकेंजी के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर। महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर। महालवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले अवध व आगरा में लागू किया गया। भू राजस्व का निर्धारण संपूर्ण गांव के उत्पादन का अनुमान लगाकर किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था में भारत में पहली बार भू मानचित्र तैयार किए गए और खसरा खितौनी का चलन शुरू कर दिया गया। भारत में अंग्रेजों की व्यय की सबसे बड़ी मद रेलवे थी, यानी अंग्रेजों ने भारत में सबसे अधिक पैसा रेलवे में लगाया था। रेलवे भारत में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी मद थी। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के समय शुरू हुआ। भारत में पहली रेलवे 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय हुआ। कार्ल मार्क्स ने रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। तो विद्यार्थियों, ये था आधुनिक इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला पार्ट। अब हम इसके बाद दूसरे पार्ट में 1857 की क्रांति यानी 1857 के गदर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।